अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के पास पेपर्स का एक आसान सा सिंपल सा थियोरेटिकल सवाल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सवाल में जो आपको काम करना है वो है रिक्वायरमेंट है यूजिंग दी टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल इवेलुएट वेदर द नॉन कंप्लायंट शुड बी डिस्क्लोज। 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का सवाल है। टकर 5 क्वेश्चन मॉडल यूज़ हो रहा है। इन 5 सवालात का जो कि कॉमन सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि हर सिनेरियो में चेंज होते हैं। टकर 5 क्वेश्चन मॉडल में 5 सवालात हैं, उनके जवाबात देते हुए ये बताना है कि क्या ये नॉन कंप्लाइंस कुछ हो रही है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए था या नहीं। सवाल कहता है अल्फा मेड प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मेडिसिन फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एक कंपनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन बनाती है। An internal compliance review revealed that a recently supplied batch of medicine does not comply with updated regulatory labeling requirements. इंटरनल कंप्लायंस रिव्यू का मतलब ये है कि जब आपने मेडिसिन वगैरह डिलीवर कर दी तो ये देखा गया इंटरनली, अपने ही कोई इनका डिपार्टमेंट होगा जो कंप्लायंस को चेक करता होगा, उन्होंने ये नोट किया कि कुछ नई जो है ना वो रेगुलेटरी लेबलिंग की कोई रेगुलेशंस आई हैं, कोई रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफ़िल करनी चाहिए थी और वो हमने फुलफ़िल नहीं करी। मे बी कोई उस बैच पर, वो जो दवाइयों का बैच बना है उस पर कोई चीज़ मेंशन करनी थी, वो मेंशन नहीं हुई है, बताई भी नहीं है। However, the medicines are clinically safe and no adverse effects have been reported. हाँ, लेकिन ये हमें बताया हुआ है कि उस मेडिसिन में कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इशू हो रहा हो, ना ही कोई ऐसा एडवर्स यानी कि कोई नेगेटिव केस रिपोर्ट हुआ है। बस वो उस पे कुछ कुछ मेंशन करना था। नई रेगुलेशंस आई थी कि भाई एक्स वाई जेड चीज़ आप मेंशन करोगे, वो मैंने नहीं किया था और ये अब मेरे सामने आया जब मैंने दवाइयाँ भेज दी। द रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ करेंटली अनअवेयर ऑफ द नॉन कंप्लायंस। रेगुलेटरी अथॉरिटी जाहिर है कि कोशिश अपनी पूरी करती है कि वो देखे कि कहाँ कहाँ कंप्लायंस है, कहाँ कहाँ नॉन कंप्लायंस है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, कभी कभी बाद में कोई चीज़ रिव्यू में आती है। तो अभी आपकी ये नॉन कंप्लायंस उनके सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद वो रिव्यू करें कि भाई इस कंपनी की ये वाली मेडिसिन दिखाएं, इस पर ये बात जो हमने लिखने को कहा था वो लिखी हुई है या नहीं। तो बाद में क्या होगा, बाद में अगर ये नॉन कंप्लायंस सामने आ गई तो इस पर पेनल्टी भी लगेगी कि भाई आपने ये नॉन कंप्लायंस करी कैसे। अभी ये सामने नहीं आई। डिस्क्लोजिंग द नॉन कंप्लायंस वुड रिक्वायर अ प्रोडक्ट रिकॉल रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस फॉर द कंपनी। अगर कंपनी बता देती है, सबको डिस्क्लोज कर देती है कि भाई हमसे ये नॉन कंप्लायंस हो गई है, गलती हो गई है, और सारे जितने भी प्रोडक्ट्स इन्होंने बेचे हैं वो वापस बुला लेती है, तो जाहिर है एक फाइनेंशियल लॉस होगा, नुकसान होगा कंपनी को। कंपनी ने एक बैच प्रोड्यूस कर कर बेच दिया है, कस्टमर्स को दे दिया है, वो रिकॉल करेगी कंपनी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगेगी, मुख्तलिफ सवालात आएंगे लोगों के जहन में, फिर उसको रीपैक किया जाएगा, उसकी नई पैकिंग होगी, उसकी नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। इफ़ द मैटर इज़ नॉट डिस्क्लोज, अगर हम ना बताएं, द कंपनीज प्रॉफिट्स विल रिमेन अनइफेक्टेड, तो कंपनी के प्रॉफिट्स में कोई कमी नहीं आएगी, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि जब तक ये नॉन कंप्लायंस छुपी हुई है, भाई एक चीज़ आपको पता चल गई, आपने गलत कर दी, अब आप वो छुपा रहे हैं, लेकिन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है अगर उसके सामने ये बात आ जाती है तो फिर तो पेनल्टी लगेगी, फिर तो नुकसान होगा। मैनेजमेंट मेंटेन्स दैट इन लाइट ऑफ द सब एसेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट डिस्क्लोजर विल नॉट बी इन द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट। मैनेजमेंट ये कहती है कि यार नहीं बताते, किसी को भी पता नहीं है, रेगुलेटर्स को भी अभी तक ये बात सामने नहीं आई है, और अगर हमने जो है वो ये बातें सामने रखी ना तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, हमारे फाइनेंशियल लॉस होगा। अब टक्कर के जो 5 सवालात हैं उनके हिसाब से इनके जवाबात देने हैं, तो चलते हैं ज़रा उन 5 सवालात पर। इज़ इट प्रॉफिटेबल, क्या ये फ़ायदेमंद है। दो बातें लिखी हुई हैं, यस फॉर शॉर्ट टर्म, नो फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म नॉन डिस्क्लोजर अवॉइड्स इमीडिएट लॉस, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल फ्यूचर पेनल्टी एंड रेपुटेशनल डैमेज मेक्स इट अनप्रॉफिटेबल। तो वही बात मैंने कही ना कि जब तक बात छुपी हुई है प्रॉफिटेबल है। आज मैंने आज के लिए क्या, इज इट प्रॉफिटेबल, यस, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता। अलबत्ता लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकती है, अगर ये चीज़ सामने आ गई तो पेनल्टी भी लगेगी, पेनल्टी के साथ एक हैवी फाइन भी लगेगा, प्रोडक्ट को रिकॉल भी करना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म जो है उसमें नुकसान आते हैं। इज इट लीगल, नो, लीगल तो है ही नहीं ना, इसमें तो आप मेरे ख्याल में आराम से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि रेगुलेशंस एक आ गई हैं और उसको आपने अवॉइड करना है, वो आप नहीं कर रहे हैं। सप्लाइंग मेडिसिन दैट डू नॉट मीट अपडेटेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इज इलीगल डेफिनेटली। इज इट फेयर, क्या ये बात सही है,
Withholding information is unfair to regulators and hospitals who rely on full compliance. फेयर नहीं है, क्यों फेयर नहीं है? इसलिए क्योंकि रेगुलेटर्स ने कहा हुआ है कि भाई आप इस तरह की दवाई बनाएंगे तो ये 4 बातें मेंशन होनी चाहिए। अब आप वो बातें नहीं लिख रहे हैं, आप पे लोग भरोसा करते हैं, आप पे लोग एतमाद करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरह की विदहोल्ड कर लेना इंफॉर्मेशन रेगुलेटर्स और हॉस्पिटल से फेयर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये समझते हैं कि आप कोई दो नंबरी नहीं करेंगे, आप चीज़ लिख कर देंगे, अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर देंगे। अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है कि भाई लिखना है ये बात को, तो वो अंडरस्टूड है, हॉस्पिटल वाला या ख़रीदार जो है आपका वो समझ रहा है कि ये चीज़ लिखी हुई आएगी, तो वो भी नहीं है। यानी कि इसका भी नेगेटिव आंसर जा रहा है, इसका भी तकरीबन नेगेटिव जा रहा है, इसका भी नेगेटिव जा रहा है। इज इट राइट? नो। नोइंगली कंसीलिंग नॉन कंप्लायंस इज डिसऑनेस्ट एंड एथिकली रॉन्ग। आपको मालूम है कि आपने एक नॉन कंप्लायंस कर दी है, अब उसको आप छुपा रहे हो, ये भी गलत है। ठीक है। इज इट सस्टेनेबल? नो या नॉट एप्लीकेबल। अब इस सवाल में सस्टेनेबिलिटी से, इन्वायरमेंट से रेलिवेंट कोई बात नहीं थी, लिहाजा अगर कोई बच्चा नो लिख देता आंसर में या नॉट एप्लीकेबल भी लिख देता है तो उसका आंसर सही माना जाएगा। द सिनेरियो डज नॉट डायरेक्टली पर्टेन टू इन्वायरमेंटल इशूज़, लेकिन ये बात ज़रूर लिखनी है कि इस सिनेरियो में इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में कोई चीज़ है ही नहीं। और नॉन डिस्क्लोजर एक्सपोजेज द कंपनी टू फ्यूचर रेगुलेटरी एंड रेप्यूटेशनल रिस्क एंड कैन नॉट बी सस्टेन्ड। और अगर कोई बच्चा लिखता है, कोई बच्चा बोल देता है भाई नॉट एप्लीकेबल, बोलता है कि सस्टेनेबिलिटी से रेलिवेंट कोई बात है नहीं सवाल में, उसको भी सही आंसर दिया जाएगा। और कोई नो लिखता है और फिर वो जवाब ये लिखता है कि जो नॉन डिस्क्लोजर कंपनी ने किया है फ्यूचर में कंपनी की रेपुटेशन के लिए, फ्यूचर में कंपनी को नुकसान दे सकता है, फ्यूचर में रेगुलेटर की आंखों में आप जो है वो एक दो नंबर कंपनी नज़र आ सकते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपकी सस्टेनेबिलिटी पर सवालिया निशान पैदा हो रहा है। कोई ऐसा आंसर लिखेगा तो उसको भी हम सही मानेंगे। बहरहाल आपने टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल में 1, 2, 3, 4 और 5 सवालात के जवाब देने होते हैं। वो 5 सवालात के आपने जवाब दिए और इस सवाल में आपको एक कंक्लूजन भी लिखना था। नॉन डिस्क्लोजर फेल्स ऑल 5 टेस्ट्स अंडर टकर्स मॉडल। हर चीज़ का आंसर नो 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 आ रहा था। दिस इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेपुटेशनल रिस्क, देयरफॉर डिस्क्लोजर इज द एथिकली करेक्ट डिसीजन। यानी कि आपको डिस्क्लोजर दे देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल का एक और सवाल था। इसी तरह के बहुत सारे सवाल आपने देखे होंगे। इंशाल्लाह ताला जब इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, इस सवाल को दोबारा से सॉल्व करेंगे और इससे मिलते जुलते मजीद 2-4 सवाल और सॉल्व करेंगे, तो आपका जहन एक बन जाएगा कि टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल को किस तरह से आंसर करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।